नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं द विनर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीनी यात्री फाहियान के बारे में, जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो फाहियान है यह एक चीनी यात्री हैं। चीन से आए थे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थल थे उनकी यात्राओं के लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए ये भारत आए थे। तो देखते हैं, इनका जन्म जो है 337 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग हुई थी 422 ईस्वी के। तो यह एक बौद्ध भिक्षु थे। दोस्तों, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका कार्य होता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म के जो भी सिद्धांत हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराना। तो ये एक बौद्ध भिक्षु थे। तो बौद्ध भिक्षु होने के नाते इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। यात्राओं से संबंधित जो भी इनके विचार रहे उनको लिखा, और जो भी इनको बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ मिले भारत में उनका अनुवाद चीनी भाषा में करके ये जो है उनको चाइना ले गए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट होता यह है कि जब ये 399 ईस्वी में निकले चीन से भारत की यात्रा पर, तो इन्होंने भारत, श्रीलंका, नेपाल व कई अन्य देशों की भी यात्रा की थी। ठीक है, इनमें ये उन स्थानों पे रुके गए जो गौतम बुद्ध से संबंधित थे। जो भी स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित रहे उनकी यात्रा फाहियान ने की थी। ठीक है, जैसे कि इनका जन्म जो है कपिलवस्तु हुआ था, धर्म यात्रा। ठीक है, तो ये सब जगहों की यात्रा किया इन्होंने। उनका ध्येय यह था कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उन्हें चीन ले जाया जाए। तो दोस्तों, ये जो फाहियान आए थे ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आए थे और उसे वापस चीन जो है ले जाना चाहते थे। इनका ध्येय, मोटो यही था। इनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ थे उनको जो है चीन ले जाना था। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपने वृतांत में लिखा, जिसका नाम है, दोस्तों, जो ये यात्राएं करते थे उनका विवरण भी लिखते चलते थे। एक लेखक के रूप में भी ये कार्य करते थे। तो उस विवरण का नाम है बौद्ध राज्यों का एक अभिलेख। बौद्ध राज्यों का एक अभिलेख मतलब कि बौद्ध राज्य से संबंधित जितने भी स्थान थे उनके बारे में एक अभिलेख। चीनी भिक्षु फाहियान की बौद्ध अभ्यास, चीनी भिक्षु फाहियान की बौद्ध अभ्यास पुस्तक की खोज में भारत और सिलोन की यात्रा। तो यहाँ पे 4 और 5 लगभग किताबों का उल्लेख किया गया है। एक सिलोन की यात्रा है, एक है चीनी भिक्षु फाहियान की बौद्ध अभ्यास, और दूसरी है पुस्तकों की खोज में भारत, बौद्ध धर्म राज्यों का एक अभिलेख। तो ये कुछ किताबें हैं इनकी जो इनकी यात्रा वृत्तांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो उनकी जो यात्रा रही यह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुई। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उस समय पे राजा, तो वे थे गुप्त वंश के, मतलब गुप्त वंश का शासन चल रहा था भारत में जब ये भारत की यात्रा पर आए थे। और उस समय जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रूलर थे, शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। और चीन में जो है जिन नामक राजवंश चल रहा था। तो भारत में चल रहा था गुप्त वंश और चीन में चल रहा था जिन नामक राजवंश चल रहा था। तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, फाहियान पिंगप्यांग का निवासी था। पिंगप्यांग जो है चीन का एक प्रांत है, वहाँ का निवासी था। ठीक है, जो वर्तमान में शांसी प्रदेश में स्थित है। जो फाहियान थे ये अपनी छोटी ही उम्र से, मतलब बहुत जल्द ही इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, बहुत ही जल्द अपने जिंदगी में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और एज बौद्ध भिक्षु सद्विचार के अनुपालक और संवर्धन में अपना जीवन बिताया। मतलब फाहियान जो है बचपन से ही बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रेरित हुए। इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म से संबंधित सद्विचारों का अनुपालन किया, संवर्धन में अपना जीवन लगाया, मतलब उसके प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन जो है लगाया। उसे प्रतीत हुआ कि जो विनय पिटक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है विनय पिटक, वह अभी पूर्ण नहीं है। मतलब फाहियान को लगा कि जो विनय पिटक धर्मग्रंथ है बौद्धों का वह अभी अपूर्ण है, मतलब पूर्ण नहीं है। तो इसलिए वे भारत की यात्रा पर आए,
उसको पूर्ण करने के लिए, विनय पिटक ग्रंथ को पूर्ण करने के लिए भारत आए। जो भी भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ थे उनका अध्ययन करने के लिए, ताकि वे विनय पिटक को पूर्ण कर सकें। तो इसलिए वे भारत आए। लगभग 65 वर्ष की उम्र में कुछ अन्य बंधुओं के साथ फाहियान सन 399 में चीन से प्रस्थान करते हैं भारत के लिए। फाहियान दोस्तों अकेले नहीं आए थे, इनके कुछ दोस्त भी थे, बंधु भी थे। 65 वर्ष की उम्र में ये निकले थे चीन से जो है भारत की यात्रा के लिए। तो 399 में ये भारत की यात्रा पर निकले और पहुंचते हैं 402 ईस्वी में भारत के मध्य एशिया से होते हुए जो है नॉर्थ इंडिया में ये प्रवेश कर जाते हैं। 402 ईस्वी में उत्तर भारत पहुंच गए। ठीक है, अब होता यह है कि ये यात्रा जो है इनकी जो रही, ये उदयन, गांधार, तक्षशिला, उच्च, मथुरा, वाराणसी, गया आदि का जो है इन्होंने भ्रमण किया। भारत में आने के पश्चात ये कई राज्यों का जो है भ्रमण कर रहे हैं। उनमें से वाराणसी, मथुरा, उच्च, तक्षशिला, गांधार, उदयन, ये सब राज्यों का इन्होंने भ्रमण किया। और उसके पश्चात पाटलिपुत्र में इन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन किया। जो पाटलिपुत्र है उसको आज पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो पटना है आज, इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था पहले। तो वहाँ पे इन्होंने 3 वर्ष बिताए और बाद में 2 वर्ष तक ताम्रलिप्त में भी बिताए। ताम्रलिप्त में इन्होंने क्या किया? ताम्रलिप्त में ये जो है बौद्ध धर्म, मतलब जो धार्मिक सिद्धांत थे उनमें उपस्थित चित्रों की प्रतिलिपि तैयार करना सीख रहे थे। ठीक है, तो ये प्रतिलिपि करना सीख रहे थे ताम्रलिप्त में। ठीक, यहाँ पर उसने सिंघल की यात्रा की और 2 वर्ष वहाँ भी बिताए, सिंघल भी घूम आए। ठीक, फिर उसके बाद होता यह है कि ये जावा द्वीप होते हुए 412 ईस्वी में सातुंग प्रायद्वीप के चिंगचाऊ स्थान में जो है अपने साथियों के साथ चले जाते हैं। और वहाँ भी ये क्या करते हैं, उस समय ये अत्यंत वृद्ध हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य की ओर जो है अग्रसर होते रहते हैं। तो वहाँ पे पहुंचकर चियन कांग, जो कि नैनकिंग एक जगह का नाम है, वहाँ पहुंचकर ये जो भी बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित वस्तुएं, जो भी प्रतिलिपि ले गए होते हैं भारत से बौद्ध धर्म से संबंधित, उनका अनुवाद चीनी भाषा में करते हैं। वहाँ पे पहुँच के नैनकिंग में पहुँच के बौद्ध धर्म से संबंधित सभी ग्रंथों का जो भी प्रतिलिपि ले गए होते हैं उनका अनुवाद चीनी भाषा में करते हैं। और उसके साथ जो है ये अन्य कई ग्रंथों का भी अनुवाद करते हैं, जिनमें से मुख्य हैं परिनिर्वाण सूत्र, यह तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, महासंगिका, विनय के चीनी अनुवाद आदि ये सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता यह है कौ कुओ थी, अर्थात बौद्ध देशों का वृतांत, जो कि शीर्षक आत्मचरित उसने लिखा है। तो अत्यंत प्रसिद्ध जो रचना है वो है फौ कुओ थी, अर्थात बौद्ध देशों का वृतांत, जो लिखा है फाहियान ने। कौ फुओ थी, बौद्ध देशों का वृतांत, ये अत्यंत ही इनकी जो है लोकप्रिय पुस्तकों में से एक रही, रचनाओं में से एक रही। इसमें इन्होंने लिखा है विश्व के सभी उन देशों का अनुवाद किया है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आज तो यह कई भाषाओं में उपलब्ध है। तो इन्होंने कौ फुओ थी की स्थापना की, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित देशों का वर्णन मिलता है जिनमें। अब इनकी यात्रा कैसी रही, ये किस रास्ते से आए थे, ये सब देख लेते हैं। फाहियान जो है चीन से रेशम मार्ग से होते हुए रेगिस्तान और विषम पहाड़ियों से गुजरते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दाखिल हुए और पाटलिपुत्र पहुँचे। मतलब उत्तरी भाग में पहुंचने के पश्चात ये लगातार चलते ही गए। सर्वप्रथम ये जाकर रुके पाटलिपुत्र में, फिर वे दक्षिण में श्रीलंका गए। उन्होंने कहा कि वहाँ के मूल निवासी जो भी हैं श्रीलंका के निवासी दैत्य ड्रैगन हुआ करते थे। इनका मानना यही था कि वहाँ के निवासी दैत्य टाइप के थे, दक्षिण वो श्रीलंका के, फाहियान कह रहा है। ठीक है, और स्थान स्थान से एकत्रित की बौद्ध ग्रंथ की प्रतिमाएं लेकर वे समुद्र रास्ते श्रीलंका से पूर्व की ओर निकल गए, जहां एक भयंकर तूफान ने उनके जहाज को भटका दिया। लगभग 100 दिनों तक सागर में भटक कर वे जावा द्वीप पहुंचे, इंडोनेशिया।
जो कि आधुनिक में इंडोनेशिया है। जावा इंडोनेशिया आज भी जावा द्वीप है, वो इंडोनेशिया का पार्ट है। वहाँ पहुँच गए तो वहाँ वे जो है आगे निकले और चीन के आधुनिक शानडोंग प्रांत में लाओशान पहुँचे। फिर शानडोंग की उस समय की राजधानी चिंगझोउ नगर से उन्होंने 1 वर्ष तक रुककर अपने साथ लाई गई सामग्रियों का जो है अनुवाद किया और उन्हें संगठित किया। तो वहाँ पे पहुँचने के पश्चात ये 1 वर्ष तक रुकते हैं और जो भी इनका जो भी प्रतिलिपियाँ होती हैं उनका ये चीनी भाषा में अनुवाद कर लेते हैं। उसमें इनको लगभग वर्ष भर जो है वहाँ पे रुकना पड़ता है। तो दोस्तों बस यही थी फाहयान की भारत यात्रा। फाहयान का मुख्य उद्देश्य था भारत में स्थित बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना व उनकी प्रतिलिपियों को चीन ले जाना। दोस्तों जो फाहयान थे वे आए थे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में, जो उस समय भारत में गुप्त वंश का राज चल रहा था। तो ये जो है, यदि आपको चीनी लैंग्वेज आती है तो आप इसको निश्चय ही पढ़ सकते हैं। ये इनका पहला पेज था इनकी रचना का, ठीक है, देख लीजिए। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।